हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीआई एंड व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। कौन से कानून के तहत? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। मतलब आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्योंकि ये एक कानून के तहत बना है, इसलिए आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आपको पूछा जाए कि वेदर आरबीआई इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ए स्टैट्यूटरी बॉडी, देन यू विल आंसर आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज बीइंग एस्टैब्लिश विद द पैसेज ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। पहले इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में होता था, देन इट वॉज शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर 1937। तो कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया? हिल्टन यंग कमीशन। गवर्नमेंट ने एक कमिटी बैठाई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। सो इस कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। देखो, पहले ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, इट वॉज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओनरशिप नहीं था। पहले कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे जिनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओनरशिप था, मतलब कि शेयर होल्डिंग था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट को कब ट्रांसफ़र किया गया? वो ट्रांसफ़र किया गया इन द ईयर 1949। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करना मतलब होता है कि ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 100% जो ओनरशिप है आरबीआई का वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। पहले नहीं था। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ और नेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ओनरशिप जो है वो प्राइवेट पार्टनर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन है, जैसे कि सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द कैपिटल ऑफ द बैंक। सेक्शन 7 में क्या मेंशन है? द गवर्नमेंट टू कंसल्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आरबीआई गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को देगा वो उसको मानना ही पड़ेगा। ये किस में मेंशन है? ये सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट में मेंशन है। अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई गवर्नर को बोला कि इस बैंक को आप लाइसेंस दे दो, या फिर इस बैंक को आप बोल दो कि मर्ज कर लेने, या आप इस बैंक को अर्बन एरियाज में ब्रांचेस खोलने की परमिशन दे दो, मतलब कोई भी ऑर्डर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर को दे रहा है तो वो उसको मानना ही पड़ेगा। अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 7 इट इज बीइंग मेंशन्ड the government to consult and give instructions to the governor to act on certain issues that the government considers serious and of public interest. Section 8 बात करता है composition of the सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कॉम्पोजिशन है आरबीआई का। सेक्शन 17 बिजनेस कैरिड आउट बाय आरबीआई। सेक्शन 21 आरबीआई मस्ट कंडक्ट बैंकिंग अफेयर्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेज पब्लिक डेट। ये सबको हम लोग डिटेल्स में आगे करेंगे जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 22 आरबीआई हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। आरबीआई को ये एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है कि आरबीआई प्रिंट करेगा करेंसी नोट को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी जितने भी करेंसी नोट है उसको प्रिंट करने का काम और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आरबीआई को दिया गया है। एक्सक्लूसिव राइट हैज़ बीन गिवन टू द आरबीआई फॉर द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी नोट। लेकिन जो कॉइन्स है, कॉइन्स को मिंटिंग बोलते हैं, मिंट करना बोलते हैं, प्रिंट करना नहीं बोलते। सो कॉइन्स विल बी मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स को मिंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, लेकिन जो करेंसी नोट्स है उसको कौन प्रिंट करेगा? उसको आरबीआई प्रिंट करेगी, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ करेंसी नोट। 1 रुपीज़ करेंसी नोट विल बी प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, फिर सेक्शन 47 सरप्लस ट्रांसफर। देखो,
तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर आरबीआई। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होगा? देखो, सबसे पहले एक गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये जो है ये मैक्सिमम कॉम्पोजिशन बताया गया है कि कितने लोग हो सकते हैं आरबीआई में। तो मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैक्सिमम 4 डिप्यूटी गवर्नर अलाउड है, भले ही कम हो जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम 4 डिप्यूटी गवर्नर, एक आरबीआई का गवर्नर, 10 डायरेक्टर होंगे, 10 एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम वेरियस फील्ड्स हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से 10 डायरेक्टर होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और होंगे जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, तो ये 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होंगे। फिर और 4 डायरेक्टर होंगे जो कि आरबीआई के लोकल बोर्ड से होंगे। आरबीआई का लोकल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, ये हर एक लोकल बोर्ड से एक एक डायरेक्टर रहेगा, एक एक मेंबर रहेगा, ठीक है। सो 4 डायरेक्टर्स, 1 ईच फ्रॉम दी 4 लोकल बोर्ड्स। तो कितने? एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 10 डायरेक्टर, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डायरेक्टर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे, और हर एक लोकल बोर्ड से एक एक मेंबर रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सबसे पहला है इन्फ्लेशन कंट्रोल। महंगाई को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आरबीआई को। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है? मान लेते हैं आज मैं 100 रुपये लेके गई मार्केट में, ठीक है, प्याज खरीदने के लिए। ये 100 रुपये में लेके गई प्याज खरीदने के लिए, ये 100 रुपये में मैं 2 किलो प्याज घर लेके आई। मतलब ये 100 रुपये में आज मुझे 2 किलो प्याज मिल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। कुछ दिन बाद मैं फिर जाती हूँ, 100 रुपये ही लेके जा रही हूँ। फिर मैं देखती हूँ भाई अब मुझे 2 किलो प्याज तो मिल ही रहा नहीं है 100 रुपये में, अब मुझे ये 100 रुपये में 1 किलो प्याज मिल रहा है। फिर मैं एक हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद फिर जाती हूँ 100 रुपये लेके, फिर मैं देखती हूँ भाई अब ये 100 रुपये में आधा किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं जाती हूँ 10-15 दिन बाद 100 रुपये लेके, फिर मैं देखती हूँ भाई अब तो 100 रुपये में प्याज ही नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जो 100 रुपये की खरीदने की क्षमता है, ये जो 100 रुपये की परचेजिंग पावर है, वो कम होते जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने के कारण पहले ये 100 रुपये में मैं 2 किलो प्याज खरीद ले रही थी, फिर मैं कुछ दिन बाद जाती हूँ 100 रुपये लेके, मुझे 1 किलो मिल रहा है, फिर 100 रुपये में आधा किलो मिल रहा है, फिर 100 रुपये में मुझे प्याज ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये 100 रुपये की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स देयर हैज़ बीन राइज in the price for goods and services over a period of time, as a result of which the purchasing power of the currency declines। ये 100 रुपये की खरीदने की क्षमता कम हो गई। देखो, मान लेते हैं ये जो हाउस होल्ड है ये एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, जिसमें से ये क्लोथिंग एंड फुटवेयर में कुछ खर्च कर रहा है, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, फूड, हाउसिंग, सब चीज़ों को ये कंज्यूम कर रहा है, पूरे एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। मान लेते हैं टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हाउस होल्ड आज 100 रुपये पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हाउस होल्ड को 110 रुपये पे करना पड़ रहा है। मतलब 10% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 10% से महंगाई बढ़ गई है। पहले ये हाउस होल्ड टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू कंज्यूम दिस ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस हाउस होल्ड वॉज पेइंग 100 रुपीज। Next year to consume the same amount of goods and services, to consume the same basket of goods and services, यही basket of goods and services को consume करने के लिए ये household को ज़्यादा पे करना पड़ा है, 110 रुपये पे करना पड़ा है। मतलब कि 10% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं महंगाई, और यही महंगाई को कंट्रोल करने का काम किसको दिया गया है? आरबीआई को दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप की। ये कमिटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये कमिटी गवर्नमेंट ने सेटअप की इन द ईयर 2016। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया आरबीआई के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। ये एग्रीमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के अनुसार एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स इसमें से आरबीआई के होंगे और 3 एक्सपर्ट्स होंगे हु विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर जो आरबीआई के होंगे, इसमें से एक होगा आरबीआई गवर्नर हु विल बी लीडिंग दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।
एक होगा आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर और एक ऑफिशियल होगा हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई। देखो 3 members are from the RBI, that is governor, 1 deputy governor and 1 official nominated by RBI। बाकी के जो 3 members होंगे they will be nominated by the government of India। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करना है। एक एग्रीमेंट साइन किया गया, वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अनुसार ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच इज लेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को काम दिया गया है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करना है, आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है बाय इंटरेस्टिंग आरबीआई विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको महंगाई को तो कंट्रोल करना ही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई गवर्नर, आपको महंगाई को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ख्याल रखना है। इसका मतलब क्या है आगे हम लोग देखेंगे। देखो तो क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेटअप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या टारगेट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आपको 4% इन्फ्लेशन रेट को रखना है, 4%। अब क्या हमेशा 4% रखना पॉसिबल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कि हमेशा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4% ही रहे? नहीं, कभी ज़्यादा भी होगा कभी कम भी होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि आपको इन्फ्लेशन को ±2% जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट आपको मेंटेन करना है बिटवीन 2 to 6%। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया होता कि आपको 4% ही मेंटेन करना है तब तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि ठीक है भाई हमेशा 4% मेंटेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक रेंज दे रहे हैं कि इस रेंज में आपको महंगाई को रखना है। मतलब दैट इज़ 2 to 6% शुड बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। RBI is responsible to contain annual inflation at 4% ±2% as per the current mandate। तो देखो हर 5 साल में ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है। तो 2016 में ये टारगेट फिक्स किया गया था कितना? 2 to 6% का। अब 5 साल बाद 2021 में फिर से ये टारगेट फिक्स किया गया, तो फिर से 2021 से 2026 तक के लिए क्या टारगेट फिक्स किया गया? यही टारगेट 2 to 6% ही रखा गया है। ठीक है, सो 2 to 6% इज द रेंज दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पा रही, कितना? 2 to 6% को अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए ऐसा हुआ, देन आरबीआई इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों इन्फ्लेशन के टारगेट से चूक गई। अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक ये चूक रही है तो गवर्नमेंट को एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन दो, हम क्यों चूक गए, क्या रीजंस थे और क्या मेजर्स हम ले रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये सब वो रिटर्न एक्सप्लेनेशन में आरबीआई को, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, चलो तो देखो अब आरबीआई को काम तो दे दिया गया भाई, आप महंगाई को कंट्रोल करो, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? बहुत सारे टूल्स को यूज करती है। क्या क्या टूल्स? जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बहुत सारे टूल्स, ये टूल्स के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक सेशन में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टूल्स आरबीआई यूज़ करती है। अब देखो, अब ये महंगाई बढ़ने का सबसे मेजर रीज़न क्या होता है? सबसे मेजर रीज़न होता है डिमांड का बढ़ना। क्या होता है ना, सपोज आज मैं बाज़ार में गई प्याज खरीदने, अगर प्याज का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से डिमांड हो उसी हिसाब से सप्लाई हो, नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है प्याज का और सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्याज का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, प्याज महंगा हो जाएगा।
तो ये डिमांड को कंट्रोल करना एकमात्र तरीका है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। अब डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका होगा कि लोगों के हाथ से पैसा खींच लो। देखो, आप डिमांड कब करोगे? जब आपके हाथ में पैसा है। अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं है तो आप दाल रोटी में खुश हो। आपके हाथ में पैसा आएगा तो आपको एसी भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए आपको। तो डिमांड क्रिएट क्यों होता है इकोनॉमी में? जब लोगों के हाथ में पैसा है तब डिमांड बढ़ रहा है। जितना लोगों के हाथ में पैसा है उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो लोगों के हाथ से पैसा ही खींच लो। लोगों के हाथ से पैसा खींच लोगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। ठीक, तो ये डिमांड कम करने के लिए क्या करना चाहती है आरबीआई कि मनी सप्लाई को कम करो, लोगों के हाथ से पैसा खींचो। और यही मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई बहुत सारे टूल्स को यूज़ करती है। तो ये सबसे मेजर काम है आरबीआई का कि महंगाई को कंट्रोल करो। और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत सारे टूल्स यूज़ करती है, जैसे कि सीआरआर। आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर बढ़ा देगी कि भाई पहले 4% था, अब हम 6% कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है बैंक आरबीआई के पास रख रही है। पहले 4% था सीआरआर, तो ठीक है, मान लेते हैं कोई बैंक के पास 100 करोड़ का एनडीटीएल है, तो बैंक पहले 4 करोड़ रुपए रख रही थी सीआरआर में आरबीआई के पास कैश के रूप में। अब 6% कर दिया, मतलब 6 करोड़ रुपया बैंक को आरबीआई के पास कैश के तौर पे रखना पड़ रहा है। मतलब अब बैंक के पास कम कैश अवेलेबल है आगे लोन देने के लिए। ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। या फिर आरबीआई क्या कर देगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी कि भाई बैंक के लिए लोन ही महंगा कर दो। सपोज देखो, अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रही है, ठीक है, बैंक भी तो लोन लेती है ना, बैंक को भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर सपोज लोन में पैसा चाहिए तो बैंक आरबीआई से लोन ले रही है। अब अगर आरबीआई बैंक के लिए लोन महंगा कर देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ठीक है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, बैंक के लिए लोन महंगा कर देगा, तो बैंक जब आगे कस्टमर्स को लोन दे रही है तो वो भी क्या करेगी? लोन महंगा कर देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, क्योंकि बैंक को खुद ही महंगे में लोन मिल रहा है तो वो आगे सस्ते में कैसे लोन देगी कस्टमर्स को? तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रही है। अब जब लोन महंगा दे रही है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी यहाँ पे कम हो जा रही है। लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ऐसा कर रही है। आरबीआई जानबूझ के रेपो रेट को बढ़ा रही है, लोन को महंगा कर रही है बैंक के लिए। जब लोन महंगा होगा बैंक के लिए तो आगे जब कस्टमर्स को बैंक लोन में पैसा देगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, क्योंकि बैंक के लिए लोन महंगा है तो बैंक आगे भी महंगा लोन देगी। तो जब महंगा लोन है, जब कार लोन महंगा मिल रहा है, होम लोन महंगा मिल रहा है, तो लोग उतना लोन नहीं लेंगे। या ज़्यादा इंटरेस्ट अगर चार्ज करिए बैंक, 15% 16% अगर इंटरेस्ट रेट चार्ज करिए, तो लोग कस्टमर्स जो है लोन में पैसा नहीं लेंगे। कार का डिमांड कम होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार का डिमांड कम होगा, प्रॉपर्टी का डिमांड कम होगा। बैंक जो है इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, एंटरप्रेन्योर्स को लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, स्टार्टअप को लोन में उतना पैसा नहीं दे रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा दे रही है। तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो टूल्स है इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वो सेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे मेजर काम है महंगाई को कंट्रोल करना, और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे टूल्स को यूज़ करती है, ताकि क्या हो? ताकि लोन महंगा हो जाए। लोन महंगा होगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जब कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगा। भाई लोगों को कार लोन महंगा मिल रहा है, होम लोन महंगा मिल रहा है, तो उतने लोग कार लोन लेने नहीं आएंगे, उतने लोग होम लोन लेने नहीं आएंगे। जब बैंक इंडस्ट्रीज़ को महंगे लोन दे रही है, एमएसएमई सेक्टर में महंगे लोन दे रही है, तो उतना निवेश नहीं होगा, उतना लोग लेने नहीं आएंगे लोन, उतना फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जैसे भी करके डिमांड को कम करो, ये सबसे पहला काम करती है आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है? कि जब भी आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जब भी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम कर रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि अब बैंक क्या कर रही है? बैंक सस्ते लोन नहीं दे रही है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है। जब बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है, या फिर बैंक जब सस्ते लोन नहीं दे रही है, बैंक जब एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को, एमएसएमई को, इंडस्ट्रीज़ को, मेरे जैसे छोटे निवेशक को अगर सस्ते में लोन नहीं दे रही है, तो क्या होगा? हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा। ठीक है,
जैसे ही आपको पता चलेगा इतना लोन महंगा है तो आप भी डरोगे, भाई इतना लोन महंगा, मैं फैक्ट्री खोलूँ या नहीं खोलूँ, मैं निवेश करूँ या नहीं करूँ, मैं ये पेन बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इकोनॉमी में, निवेश कम हो जाएगा, लोग उतनी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, लोग उतना स्टार्टअप नहीं करेंगे, लोग उतना अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपैंड नहीं करेंगे, निवेश कम हो जा रहा है। जब निवेश कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कम प्रोडक्शन होगा, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। भाई जब आप प्रोड्यूस करोगे तब तो लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना, जब आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो तो लोगों का काम क्या है। देखो आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, मनी सप्लाई तो आप कम कर दे रहे हो, आप लोगों को सस्ते में लोन नहीं दे रहे हो, लेकिन जब आप सस्ते में लोन नहीं देते हो, जब आप मनी सप्लाई को कम करते हो तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होने के कारण देखो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, डिमांड तो कम हो गया, डिमांड तो कम हो गया, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उसके कारण उसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया हमारी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन भी कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को उतनी नहीं मिल रही है। जब लोगों के पास उतना रोजगार नहीं है तो लोगों की इनकम भी इफेक्ट हो गई, इनकम इफेक्ट हुई तो लोग उतना डिमांड नहीं कर रहे, लोग उतना डिमांड नहीं कर रहे तो फिर से प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू होगी। आप एक साइड में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके वजह से निवेश इफेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हो रहा है, लोगों को उतना इनकम नहीं मिल रहा है, डिमांड उतना पैदा नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, मतलब कि हमारी कंट्री का जीडीपी इफेक्ट हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए डुअल ऑब्जेक्टिव दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, आरबीआई को, कि आपको इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, हमारा प्रोडक्शन, हमारी कंट्री का प्रोडक्शन, उत्पादन तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, डिमांड उतना भी कम तो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ इसमें मत रहोगे महंगाई को तो हमने कंट्रोल कर दिया, हमने तो डिमांड को कम कर दिया इकोनॉमी में, वो तो ठीक है डिमांड कम करो, लेकिन इतना भी मत कम कर दो कि इन्वेस्टमेंट ही इफेक्ट हो जाए, प्रोडक्शन ही इफेक्ट हो जाए, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ही इफेक्ट हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले आरबीआई क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे ध्यान देती थी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती थी। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप सिर्फ महंगाई को मत कंट्रोल करो, आप ये भी ध्यान रखो कि ग्रोथ तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, दोनों चीज़ों का ध्यान रखो। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने देख लिया आरबीआई का, कि आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना होगा, और ये मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई बहुत सारे टूल्स यूज़ करेगी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोलते हैं। ये एग्रीमेंट के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, मतलब आरबीआई को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इन्फ्लेशन को किस रेंज में रखना है, 2 to 6% के रेंज में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये एग्रीमेंट जो है ये 2015 में साइन किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और अगर आरबीआई ये टारगेट से चूक गई फॉर 3 consecutive months, देन आरबीआई इज सपोज टू गिव रिटन एक्सप्लेनेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक रिटन एक्सप्लेनेशन देना होगा गवर्नमेंट को कि क्यों हम इस टारगेट से चूक गए। और ये जो टारगेट है ये गवर्नमेंट हर 5 साल में रिवाइज करती है, एवरी 5 years। तो 2016 में ये टारगेट फिक्स किया गया था, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया 2021 में, फिर इसको रिवाइज किया गया 2021 में, और फिर जो टारगेट है वही है 2 to 6%। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने देख लिया इन्फ्लेशन कट। दूसरा, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। देखो आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप करेंसी नोट को प्रिंट करोगे। देखो 2 तरह के करेंसी होते हैं, एक करेंसी नोट और एक कॉइन्स।
आरबीआई को ये काम दिया गया है कि आप करेंसी नोट्स को प्रिंट करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन जो 1 रुपी करेंसी नोट है, याद रखना, जो 1 रुपीज करेंसी नोट है, इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रिंट कर सकता है। ये 1 रुपी का करेंसी नोट कौन प्रिंट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम आरबीआई का नहीं है। आरबीआई जितने भी करेंसी नोट है सबको प्रिंट करेगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये काम आरबीआई को दिया गया है। लेकिन जो 1 रुपी करेंसी नोट है, इसको कौन प्रिंट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब कॉइन्स कौन मिंट करेगा? कॉइन्स को प्रिंट करना नहीं बोलते, कॉइन्स को मिंट करना बोलते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स विल बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉइन्स को मिंट करने का काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। सो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट विल बी डन बाय द आरबीआई एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स विल बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक। तीसरा फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो, ये जब आरबीआई प्रिंट कर रहा है ना करेंसी नोट, तो अपने हिसाब से प्रिंट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत है आरबीआई को। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है? RBI acts as a banker to the government. देखो क्या होता है, आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बजट को प्रेजेंट करती है। बजट को प्रेजेंट करी है, इस बजट में गवर्नमेंट बताती है कि मेरा खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है और मेरा रिसिट कितना है, इनकम कितना है, ये बताती है। अब अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, खर्च ज़्यादा हो गया और इनकम ज़्यादा नहीं हुआ, गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा हो गया, इनकम उतना नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उधार लेगी, बोरो करेगी। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट उधार ले रही है, ये क्या गवर्नमेंट खुद जाके उधार लेगी? नहीं, खुद जाके उधार नहीं लेगी, आरबीआई हेल्प करेगी गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट को उधार लेना है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। या तो वो आरबीआई से डायरेक्टली उधार में पैसा लेगी कि भाई आरबीआई तुम हमें पैसा दे दो। दूसरा ऑप्शन है कि आरबीआई मदद करेगी गवर्नमेंट को कि हम आपको उधार में पैसा लेके देंगे, हम आपके लिए ट्रेजरी बिल इशू करेंगे, हम आपके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेंगे। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी मार्केट में कि हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसको बेचेंगे? किसी को भी, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचेंगे, बैंक को बेचेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बेचेंगे। तो ये काम कौन करता है? ये काम आरबीआई करती है। गवर्नमेंट खुद जाके उधार में पैसा नहीं लेगी आपसे या बैंक से, नहीं। ठीक है, आरबीआई से तो ले सकती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जो है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिटेल इन्वेस्टर से खुद जाके पैसा बोरो नहीं करेगी, खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी नहीं करती है। दिस विल बी डन बाय द आरबीआई। आरबीआई विल इशू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो तो देखो, अब अगर गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा हुआ और इनकम कम है, तो एक तो तरीका है कि आरबीआई से उधार में पैसा ले ले कि भाई आरबीआई तुम एक काम करो, तुम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लो और हमें पैसा दे दो। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब 2 तरीके से हो सकता है। देखो, या हो सकता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है और मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। मोर देन 1 ईयर। जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है उसको हम लोग बोलते हैं टी बिल, और मोर देन 1 ईयर है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट को उधार में पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है, तो आरबीआई इशू करती है, आरबीआई जारी करती है, या तो टी बिल जारी करेगी विच हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगी। या तो गवर्नमेंट जारी करती है गवर्नमेंट बॉन्ड विच हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ, या तो जारी करती है आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड विच हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है देखो, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने ये बॉन्ड खरीदा विच हैज़ अ मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसका मेच्योरिटी 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का, 15 साल का, टोटल 40 साल तक का इसका मेच्योरिटी हो सकता है। तो ये बॉन्ड मान लेते हैं मैंने आरबीआई से खरीदा जिसका मेच्योरिटी है 2 साल।
मतलब ये बॉन्ड में एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहेगा कि इतने साल बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा। मैंने आरबीआई से मान लेते हैं 10,000 में ये बॉन्ड खरीदा, आरबीआई ने बोला ठीक है 10,000 में ये बॉन्ड खरीद लो, 2 साल बाद हम आपको 10,000 रुपये वापस कर देंगे और हर साल हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। मतलब कि 1,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल तक 1,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। कूपन रेट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है इसको हम लोग टेक्निकली क्या टर्म यूज करते हैं, कूपन। कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बॉन्ड आरबीआई ने इशू किया जिसका एक फिक्स मैच्योरिटी है, 2 साल का मैच्योरिटी है। 2 साल के बाद ये बॉन्ड जो है मैच्योर होगा, 2 साल बाद मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 वो मुझे वापस मिल जाएगा। हर साल मुझे आरबीआई द्वारा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगी। मतलब कि आरबीआई क्या कर रहा है, बॉन्ड जारी कर रहा है, उसके द्वारा जो है गवर्नमेंट के लिए बोरो कर रहा है। एक ये तरीका है। बॉन्ड में क्या होता है, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, टेन्योर होता है कि इतने साल बाद जो है बॉन्ड मैच्योर होगा। जैसे इस केस में 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड था। एक फिक्स कूपन रेट भी होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि 10% आपको हर साल मतलब 1,000 रुपये आपको मिलेगा 2 साल तक। तो एक फिक्स टेन्योर होता है और फिक्स कूपन रेट होता है। तो आरबीआई बॉन्ड जारी करके भी गवर्नमेंट के लिए बोरो कर सकता है। दूसरा क्या तरीका है, ट्रेजरी बिल जारी करके भी गवर्नमेंट के लिए बोरो कर सकता है। ट्रेजरी बिल जो होता है ये बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। जब आरबीआई ट्रेजरी बिल जारी करी, सपोज मैंने ट्रेजरी बिल खरीदा, ये ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू जो है मान लेते हैं 100 रुपये, मतलब इसकी जो कीमत है, इस ट्रेजरी बिल पे जो कीमत लिखी हुई है, जो मेंशन है वो 100 रुपये है। तो आरबीआई क्या करेगा, भाई ये 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे, हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे। मान लेते हैं आरबीआई ने मुझे 90 रुपये में ये ट्रेजरी बिल बेच दिया, 90 रुपये में ये ट्रेजरी बिल आरबीआई ने इशू किया। आरबीआई ने बोला ये जो है, मान लेते हैं 81 डेज के लिए मैं ये ट्रेजरी बिल इशू कर रहा हूँ, 81 डेज बाद आप आना, ये ट्रेजरी बिल मुझे सबमिट करना और अपना 100 रुपये लेके चले जाना। मतलब कि मैंने खरीदा कितने दाम में ये ट्रेजरी बिल आरबीआई से, 90 रुपये में। 90 रुपये में आरबीआई ने मुझे ये ट्रेजरी बिल इशू किया, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में। तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन मतलब इंटरेस्ट, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किया गया। फेस वैल्यू कितना था ट्रेजरी बिल पे, मेंशन कितना था, 100 रुपये, लेकिन आरबीआई ने मुझे बेचा कितना में, 90 रुपये में। आरबीआई ने बोला तुम 90 रुपये में ये बॉन्ड को खरीद लो, 81 डेज बाद तुम आना, भाई मैच्योरिटी के बाद तुम आना और 100 रुपये लेके चले जाना। तो मुझे 10 रुपये का फायदा हुआ ना, मैंने खरीदा 90 रुपये में, फेस वैल्यू से कम दाम में मैंने इसको खरीदा। 81 डेज बाद या 182 डेज बाद, 364 डेज बाद मैं गई और मैंने ये बॉन्ड जो है वो सबमिट किया और 100 रुपये ले लिया। मतलब ये फेस वैल्यू से कम प्राइस में इशू किया जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था बॉन्ड में, 10% वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किया जा रहा है। 90 रुपये में खरीद लो ये बॉन्ड, फेस वैल्यू से कम दाम में खरीद लो, आप आना 81 डेज बाद, मैच्योरिटी के बाद आना और 100 रुपये मेरे से लेके चले जाना। तो ये होता है ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड। तो इस तरीके से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए उधार में पैसा लेती है। किस तरीके से, या तो ट्रेजरी बिल को इशू करके या तो गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करके। अब देखो याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल को इशू नहीं कर सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए उधार चाहिए तो वो कहाँ से लेगी, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है, या तो वो आरबीआई से ले सकती है, या एक वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी होता है। ये सब ना हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे बोला गया है आरबीआई को कि इट इज़ दी बैंकर टू दी गवर्नमेंट, तो किस रीज़न से बोला गया है यहाँ पे मैं आपको वो बता रही हूँ। क्योंकि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए पैसा बोरो करती है। गवर्नमेंट खुद जाके बोरो नहीं करेगी आपसे या बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये काम आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय इशूइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाय इशूइंग ईदर टी बिल विच हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर और बाय इशूइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड विच हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो टी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड
भी बोलते हैं क्योंकि ये फेस वैल्यू से कम दाम में इशू किया जाता है, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड विच हैज़ अ मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, इसका एक फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि इतने साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा, हर साल आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए बोरो करती है मार्केट से। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो जो टूल्स आरबीआई यूज़ करती है वही टूल्स आ जाएगा क्रेडिट कंट्रोल में। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो सेशन आप देख लीजिएगा। सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या क्या टूल्स आरबीआई यूज़ करती है फॉर क्रेडिट कंट्रोल, फॉर रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर टू द बैंक्स। इसका मतलब क्या है, देखो आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू द बैंक। अब अगर बैंक को, जो भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो भी बैंक है, अगर बैंक को उधार में पैसा चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं किसी बैंक का डिपॉजिट में उतना पैसा नहीं आया और लोन मांगने ज़्यादा लोग आ गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या बैंक को आरबीआई ने बोला है भाई आपको इतना कैश मेंटेन करना है, बैंक मेंटेन नहीं कर पाई, या बैंक लॉस में चल रही है, बैंक का खर्चा बहुत हो रहा है, बैंक को कोई भी रीज़न के वजह से अगर बोरो करना है तो बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आरबीआई द्वारा कि बैंक अगर तुमको शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना है या लॉन्ग टर्म के लिए, अगर तुमको शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना है तो बहुत सारी फैसिलिटी देती है आरबीआई, जैसे कि रेपो रेट में बैंक बोरो कर सकती है या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बोरो कर सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना है तो बैंक रेट में बोरो कर सकती है, बैंक रेट में बोरो कर सकती है। तो ये रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सब मैंने वो सेशन में पढ़ाया हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैंकर टू दी बैंक मतलब अगर बैंक को उधार में पैसा चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगी, बैंक जाएगी आरबीआई के पास। शॉर्ट टर्म में अगर उधार में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ओवरनाइट के लिए चाहिए, 14 दिन के लिए चाहिए, 1 हफ्ते के लिए चाहिए, जितने भी दिन के लिए चाहिए आपको पैसा, बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है। रेपो रेट मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करती है बैंक से फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए जो आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रही है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बैंक से चार्ज करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सपोज अगर ओवरनाइट, 1 रात के लिए, 1 दिन के लिए अगर बैंक को उधार में पैसा चाहिए तो उस कंडीशन में भी बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन। ज़्यादा समय के लिए अगर लोन बैंक ले रही है तो उस कंडीशन में भी बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है। तो बैंकर टू द बैंक क्यों बोला गया, क्योंकि बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है, शॉर्ट टर्म में भी कर सकती है अंडर रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए भी बोरो कर सकती है अंडर बैंक रेट, ठीक है। और क्या करती है आरबीआई, आरबीआई ऑल्सो रेगुलेट्स द बैंक, बैंक को रेगुलेट भी करती है। भाई अगर आपको कोई बैंक खोलना है तो आप किसके द्वारा परमिशन लोगे, आरबीआई के द्वारा। अगर आपको अपने ब्रांचेस को और जगह खोलना है, सपोज अर्बन एरियाज में खोलना है या आपको रूरल एरियाज में खोलना है, तो वो परमिशन भी आपको आरबीआई ही देती है। आपको जो लाइसेंस चाहिए बैंक खोलने के लिए वो कहाँ से मिलता है, आरबीआई द्वारा मिलता है। अगर आपको किसी बैंक के साथ मर्ज होना है, कोई बैंक है उसको अगर मर्ज होना है किसी बैंक के साथ, उसका परमिशन भी आरबीआई से मिलता है। कोई बैंक को एक्वायर करना है उसका परमिशन भी आरबीआई से मिलता है। आपको अपने ब्रांचेस को और जगह खोलना है उसका परमिशन भी आरबीआई से मिलता है। कहाँ एटीएम खोलना है वो परमिशन भी आरबीआई देती है। बैंक का लाइसेंस, सब परमिशन जो है बैंक के लिए वो आरबीआई से ही मिलता है। सो इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बैंक, इट एक्ट्स एज बैंकर टू द बैंक एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बैंक, ठीक है। चलो लास्ट फंक्शन क्या है, मैनेजर ऑफ फॉरेक्स। इसका मतलब क्या है, देखो फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, जो भी विदेशी मुद्रा, जो भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रहा है या हमारे देश से बाहर जा रहा है, ये सब को मैनेज करती है आरबीआई। कितना करेंसी आ रहा है, कितना करेंसी बाहर जा रहा है, फिर ओपन मार्केट से कितना फॉरेन करेंसी आरबीआई खरीदेगी, कितना गोल्ड आरबीआई रिजर्व करके रखेगी, तो ये सब चीज़ भी आरबीआई ही मैनेज करती है। सो इट इज़ बेसिकली मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है।
So RBI act as manager of forex. Forex reserves are the external assets in the form of gold. कोई अगर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है या कोई गोल्ड है या कोई फॉरेन करेंसी है, FDI है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब मैनेज करती है RBI. ठीक है. So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.